हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है 249 रुपीज़ है, लेकिन लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए इसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा यदि आप CAF10 ये कोड अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए आपको हमारा जो करंट अफेयर्स फंडा ऐप है उसको इंस्टॉल करना होगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको 1 साल तक के लिए मटेरियल मिलता है करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के संबंधित, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ऐप से भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर लैपटॉप या सिस्टम से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं मटेरियल को। कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। रिसेंटली क्रोएशिया हैज़ स्विच्ड टू द यूरो करेंसी व्हाट वाज द कंट्रीज ओरिजिनल करेंसी। हाल ही में क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है। इस देश की वास्तविक मुद्रा क्या थी? ऑप्शंस हैं आपके सामने, लियो, कूना, क्रून या कोरूना। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलर करंट अफेयर्स संबंधित क्विज वहाँ पर चला रहे हैं। स्ट्रेटेजी के संबंधित क्विज भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। Prime Minister Narendra Modi virtually addressed the 108th Indian Science Congress. Which city hosting this event? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वर्चुअली संबोधित किया। कौन सा शहर इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, नागपुर है। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस को वर्चुअली संबोधित किया है, एड्रेस किया है। इसका जो थीम है इस कांग्रेस का इस बार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट, ये रहेगा। महत्वपूर्ण है, एक तो एडिशन 108वां एडिशन है और एक थीम, और इसका वेन्यू नागपुर। आपको जानना चाहिए, जो इंडियन साइंस कांग्रेस है इसका फर्स्ट सेशन 1914 में हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता। और जो ये 108वां सेशन हो रहा है ये राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। आपको जानना चाहिए, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ये भारत की एक प्रीमियर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। अच्छा, इसी के संबोधन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भी याद दिलाया कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है इसमें भारत 40th पोजीशन पर है, जबकि 2015 में 81st पोजीशन पर था। और साथ ही ये भी कहा है कि यदि हम वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ PhDs एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो भारत टॉप 3 नेशंस में शामिल है। फोक सिंगर मैथिली ठाकुर has been appointed the state icon for which state by the election commission। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य के लिए स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। तो आपको जानना चाहिए, फोक सिंगर मैथिली ठाकुर आप सभी जानते होंगे, ये इन्हें इलेक्शन कमीशन द्वारा बिहार की स्टेट आइकॉन अपॉइंट किया गया है। आपको बता दें, ये जो मैथिली ठाकुर हैं ये इंडियन क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक में ट्रेंड है, और हाल ही में संगीत नाटक एकेडमी की ओर से इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए भी चुना गया है 2021 वर्ष के लिए, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है बिहार फोक म्यूजिक के लिए उसकी सराहना करते हुए ये अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है। और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार से ये बिलोंग करती हैं। अच्छा, कुछ एस्पिरेंट्स के मन में रहता है कि हमारे करंट अफेयर्स SSC के लिए या फिर और किसी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बैंक के अलावा। तो आप देखिए, जो हमने शुरुआत के 2 क्वेश्चन पढ़े, अब ये क्वेश्चन क्या SSC में नहीं पूछे जा सकते या किसी और एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते बैंक के अलावा? तो हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर कॉमन ही रहता है। बस ये होता है कि थोड़ा कि बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस रह जाता है, जो बैंक के MOUs होते हैं,
और बैंक अश्योरेंस होता है, इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो जो एसएससी या और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो जो बैंक से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं उन्हें स्किप करके आप चल सकते हैं। हाँ, यह है कि आरबीआई के जो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी में भी पूछ ले जाते हैं। हाउ मैनी पीपल विल बी अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स दिस ईयर? इस वर्ष कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अब ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। कोई ऐसा कह सकते हैं कि ये केवल बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है? तो सही आंसर ऑप्शन सी है 27। जानेगा गुयाना प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली, जाने माने कैनेडियन साइंटिस्ट डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, ये उन 27 रिसिपिएंट्स में से हैं जिन्हें 2023 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के लिए चुना गया है। आपको बता दें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड ये हाईएस्ट ऑनर है जो भारत द्वारा ओवरसीज इंडियंस को दिया जाता है। ये अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाएगा। किस मौके पर? 8 से 10 जनवरी के बीच में प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन होने वाला है इंदौर मध्य प्रदेश में। और प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का कौन सा एडिशन होगा? 17th एडिशन होगा, ये भी आप याद रखिएगा। कहाँ होगा? इंदौर मध्य प्रदेश में। इनके अलावा फेडेक्स कॉरपोरेशन सीईओ राजेश सुब्रमण्यम, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट चेनुपति जगदीश और इजराइल बेस्ड शेफ रीना विनोद पुष्करना, इनको भी दिया जाएगा। आपको जानना चाहिए जो इसके लिए कमेटी रही जिन्होंने चुने हैं इनके नाम, इसमें वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन रहे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वाइस चेयरमैन रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, नेशनल फ्लैग पोस्ट, स्टैच्यूज ऑफ महात्मा गांधी एंड महाराणा प्रताप एट विच स्टेट्स राजभवन? भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की मूर्तियों का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, राजस्थान। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जो राजस्थान में राजभवन है यहाँ का, जयपुर राजभवन मतलब गवर्नर पैलेस जो होता है, वहाँ पर संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, नेशनल फ्लैग पोस्ट और महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की स्टैचूज को इनोग्रेट किया है। साथ ही इन्होंने ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर सोलर एनर्जी जोन्स, इसको भी इनोग्रेट किया राजस्थान में। और 1000 मेगावाट की बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि SJVN लिमिटेड का है, इसकी भी आधारशिला रखी है। इंडिया विल टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन हैविंग इट्स हेडक्वार्टर्स इन बैंकॉक फ्रॉम दिस मंथ? भारत इस महीने से बैंकॉक में मुख्यालय वाले एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभालेगा। सही आंसर इस तरह से ऑप्शन सी हो जाता है हमारा। चलिए जानेंगे एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU, इसका हेडक्वार्टर्स बैंकॉक थाईलैंड में है और इस महीने से जनवरी से ही भारत इसकी लीडरशिप अपने हाथ में ले लेगा, भारत इसका नेतृत्व करेगा, टेक ओवर कर लेगा। आपको बता दें 13th एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कांग्रेस ये अगस्त-सितंबर 2022 में बैंकॉक में हुई थी। उसी वक्त भारत को इसके लिए चुना गया था, इसकी प्रेसिडेंसी के लिए। तो भारत की ओर से डॉक्टर विनायक प्रकाश सिंह ये सेक्रेटरी जनरल बनाए जाएंगे इस यूनियन के 4 साल के लिए, ये याद रखिएगा 4 साल के लिए। अगर हम बात करें एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 32 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। कहाँ से? एशियन पैसिफिक रीजन से। ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एक हिस्सा है और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन आप सभी जानते हैं एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। Where is the World Boxing Council located? It will introduce a transgender category from this year. विश्व मुक्केबाजी परिषद कहाँ स्थित है? यह काउंसिल इस वर्ष से एक ट्रांसजेंडर श्रेणी पेश करेगा। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए मैक्सिको है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल ये ट्रांसजेंडर कैटेगरी इस साल से इंट्रोड्यूस करने वाला है अपने जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें। ऐसा कहा है यहाँ के प्रेसिडेंट मॉरिसियो सुलेमान ने। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल उन 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस में से हैं जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग बाउट्स को सैंक्शन करती हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन और वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग बाउट्स को सैंक्शन करती हैं। अगर हम बात करें इसी की वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल की, इसका हेडक्वार्टर्स मैक्सिको सिटी मैक्सिको में है। Which country has taken over the presidency of the Council of the European Union for the first 6 months of 2023? किस देश ने 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली?
सही आंसर ऑप्शन सी स्वीडन है। आपको जानना चाहिए काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो इसकी जो प्रेसिडेंसी है 2023 के शुरुआत के 6 महीने के लिए ये स्वीडन के पास आ चुकी है। इससे पहले किसके पास थी? चेक रिपब्लिक के पास। जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 तक चेक रिपब्लिक के पास थी, और अब 2023 के जो शुरुआत के 6 महीने हैं जून तक, ये स्वीडन के पास चली गई है प्रेसिडेंसी। आपको जानना चाहिए जो ये यूरोपियन यूनियन काउंसिल है, इसकी जो प्रेसिडेंसी है ये यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्हीं के बीच में रोटेट होती रहती है हर 6 महीने में। तो अगर हम बात करें 2022 में, तो जनवरी से लेकर जून तक फ्रांस के पास थी, उसके बाद जुलाई से लेकर और दिसंबर तक चेक रिपब्लिक के पास चली गई। स्वीडन के बारे में तो आप जानते हैं, कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी क्रोना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स? पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आरबीआई द्वारा जारी व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण स्थानीय बैंक सूची में नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है पीएनबी। अच्छा, यहाँ पर ये जो एक टेबल दी गई है ना, इसमें देखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 रिक्वायरमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट सबसे ज़्यादा है 0.60%। बाकी आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का 0.20% है। चलिए देखते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिस्ट जारी की है 2021 के लिए जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। तो इसमें एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है और एचडीएफसी बैंक है। सेम है जो 2020 में था, वही लिस्ट है। और इसमें ये बताया गया है जो ये डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, इनके लिए अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टीयर 1 की आवश्यकता को 1 अप्रैल 2016 से चरणबद्ध रूप से लागू किया गया था और 1 अप्रैल 2019 से पूरी तरह से प्रभावी हो गया था। अच्छा, क्या होता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स? यानी कि दीज बैंक्स आर टू बिग टू फेल, यानी कि ये बैंक इतने बड़े हैं, इनका स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि ये फेल नहीं हो सकते। आरबीआई का इन पर पूरी तरह से भरोसा है। आपको जानना चाहिए 22 जुलाई 2014 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फ्रेमवर्क जारी किया गया था फॉर हैंडलिंग डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, और कब से लागू हुआ? 2015 से। जैसा कि इसमें लिखा भी गया है, जो DSIB फ्रेमवर्क मैंडेट्स दैट रिजर्व बैंक रिवील द नेम्स ऑफ बैंक्स दैट हैव बीन designated as DSIBs and categorize those institutions appropriately based on their systemic importance score। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक को 2015 और 2016 रेस्पेक्टिवली डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स घोषित किया था। उसके बाद 31 मार्च 2017 को एचडीएफसी बैंक को भी जो ये डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है इसके रूप में कैटेगराइज कर दिया गया था, फिर क्लासीफाई कर दिया गया था। तो सबसे पहले एसबीआई को किया था 2015 में, फिर आईसीआईसीआई बैंक 2016, फिर एचडीएफसी बैंक 2017। RBI has launched Utkarsh 2.0 for the period 2023-2025, in which year was the first strategy framework Utkarsh 22 launched। RBI ने 2023-25 की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है। पहला स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2022 किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी 2019। तो जानिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है 2023 से 25 के लिए, इसका नाम है उत्कर्ष 2.0। इसे हाल ही में गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था जो हमने देखा डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक वाला, तो ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका स्टेट से संबंधित हो या फिर आपका एसएससी हो, रेलवे हो, इस तरह का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी बैंक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है अदर एग्जाम्स के लिए। ये आपको अपने उससे देखना है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन मुझे इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने चाहिए। आपको ये जानना चाहिए जो फर्स्ट स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है उत्कर्ष 2022, ये 2019 से 2022 पीरियड को इसने कवर किया था। इसे जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रोग्रेस है, जो ये इसने अपने माइलस्टोन्स सेट किए हुए हैं, किस तरह से उनकी ओर बढ़ रहा है, उससे संबंधित ये पूरा एक डॉक्यूमेंट रहता है। तो 6 विजन स्टेटमेंट्स यहाँ पर जारी किए गए हैं उत्कर्ष 2.0 के लिए। एक तो एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस, स्ट्रेंथन ट्रस्ट ऑफ सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन द आरबीआई, enhanced relevance and significance in nation and global roles,
ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड एथिक्स ड्राइवन इंटरनल गवर्नेंस, बेस्ट इन क्लास एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेटिव डायनामिक एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। वेन इज द वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट? विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, जनवरी 4। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड ब्रेल डे ये 4 जनवरी को हर साल मनाया जाता है लुइस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए। इस बार इसका थीम है रीचिंग ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। आपको जानना चाहिए ब्रेल ये एक टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन है अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिकल सिंबल्स का, जिसमें 6 डॉट्स को यूज़ करके अल्फ़ाबेट्स या फिर न्यूमेरिकल सिंबल्स बनाए जाते हैं और ये ईच लेटर एंड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो ये जो ब्लाइंड है या फिर जो पार्शली साइटेड पीपल होते हैं वो भी बुक्स वगैरह को पढ़ सकें। और इन्वेंटर कौन थे इसके? लुइस ब्रेल। आपको ये भी जानना चाहिए 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। The RBI imposed a penalty of ₹8 lakh on which state-based बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? आरबीआई ने किस राज्य स्थित बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 4 कोऑपरेटिव बैंक्स पर रूल्स वायलेशन के लिए मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज की है। तो देखते हैं कौन कौन से बैंक है। 8 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सोलन हिमाचल प्रदेश, 6 लाख की लगाई है शरद सहकारी बैंक पुणे पर, 1 लाख की लगाई है साहेबराव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक मुंबई पर और 1 लाख की ही लगाई है कर्नल R.D. निगम सैनिक सहकारी बैंक सतारा पर। साथ ही 5 लाख रुपए की पेनल्टी यहाँ श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी लगाई गई है अहमदाबाद गुजरात। ये अलग है न्यूज़। ऊपर वाले जो हम बात करें 4 कोऑपरेटिव बैंक्स वो ऊपर वाले हैं जो बताया है, ये जो है ये अलग है श्री महिला सेवा सहकारी बैंक। हालांकि है भी ये भी सहकारी बैंक, लेकिन जो ऊपर लिखा है ना आप कहेंगे कि ये तो 5 हो गए, तो ऊपर वाली अलग न्यूज़ है, ऊपर के 2 पैराग्राफ। तो ये जो पेनल्टी है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 47A(1)(c), सेक्शन 46(4)(1) और सेक्शन 56 के तहत लगाई गई हैं। द combined index of 8 core industries increased by what percent in November 2022 as compared to November 2021? नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सही आंसर ऑप्शन सी 5.4%। तो आपको जानना चाहिए जो कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है ये नवंबर 2021 के मुकाबले 5.4% बढ़ा है नवंबर 2022 में। बेस ईयर 2011-12 इक्वल्स टू 10, 100 इसका रहता है। बेस ईयर क्या है 2011-12। और आपको बता दें जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसकी कंबाइंड साथ साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या रही है उसको मेज़र करता है ये इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़। आपको बता दें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP में जितने भी आइटम्स इंक्लूडेड हैं उनमें इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का 40.27% वेटेज रहता है। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है कि अगस्त 2022 के लिए जो फाइनल जो ग्रोथ रेट है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का ये 4.2% रहा है। प्रोविजनल 3.3% बताया था। और अप्रैल से नवंबर 2022 तक जो कम्युलेटिव ग्रोथ रेट है इन कोर इंडस्ट्रीज़ का ये 8.0% है प्रोविजनल। द इंक्यूबेशन माफ़ कीजिएगा, इसमें मैं शायद ओहो क्वेश्चन नहीं इसका फ्रेम किया, ये पिछले वाला क्वेश्चन ही आ गया। चलिए खैर देखिए इसमें क्वेश्चन ये है, PDF में मैं इसको सही कर दूंगा। अच्छा, पता नहीं कैसे होता है ये, मैं एक बार इसको रीड करता हूँ उसके बाद ये करंट अफेयर रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा, उस वक्त मेरे ध्यान में नहीं आता कि ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन इसका बनाया नहीं, मैंने डायरेक्ट आंसर और ऑप्शंस लिख दिए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये है कि NTPC ने इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन PNG नेटवर्क में ये कहाँ पर स्टार्ट किया है? तो 4 सिटीज़ दी गई हैं, इसमें आंसर ऑप्शन ए है सूरत। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं PDF में कर दूंगा आपको, मैंने क्वेश्चन बता दिया है। चलिए देखिए,
एनटीपीसी ने इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन द पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क, इसको स्टार्ट कर दिया है कवास सूरत में, गुजरात में। ये प्रोजेक्ट जो है ये एक जॉइंट एफर्ट है एनटीपीसी एंड गुजरात गैस लिमिटेड का। तो जो ये ग्रीन हाइड्रोजन होता है, जब इसको नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड किया जाता है तो जो CO2 एमिशन है उसमें काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। क्वेश्चन आप खुद से भी फ्रेम कर सकते हैं, PDF में मैं डाल दूंगा। और बाकी अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन आप फ्रेम कर लीजिएगा या इसको वन लाइनर के तौर पर ही पढ़ लीजिएगा, इस वाले पैराग्राफ को, बस इतना इंपॉर्टेंट है जो पहला वाला है। एक्चुअली ऐसी गलती आ जाती है ना तो पूरा जो रिदम बना है वो बिगड़ जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड सियोम ब्रिज इन विच स्टेट। अच्छा खासा फ्लो बना हुआ था, वो बीच में टूट गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। आपको जानना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनकी कीमत 724 करोड़ रुपए रही, ये राष्ट्र को समर्पित किए। और ये सेरेमनी हुई सियोम ब्रिज ऑन अलोंग यिंगक्योंग रोड इन अरुणाचल प्रदेश में। इन्होंने सियोम ब्रिज को इनोग्रेट किया है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। 100 मीटर क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर है ये। और एलो यिंगक्योंग रोड जो कि वेस्ट सियांग एंड अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के बीच में यहाँ लोकेटेड है ये ब्रिज, सियोम ब्रिज। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच पार्टी लॉन्च्ड दिदिर सुरक्षा कवच? किस पार्टी ने दिदिर सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, TMC। तो आपको जानना चाहिए, देखिए वेस्ट बंगाल पंचायत पोल होने वाले हैं इस साल, तो उन्हीं को देखते हुए जो तृणमूल कांग्रेस है वेस्ट बंगाल में, इनकी सरकार है ममता बनर्जी की, तो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है दिदिर सुरक्षा कवच, ताकि अपनी रीच बढ़ाई जा सके लोगों तक, पार्टी की रीच लोगों तक बढ़ाई जा सके। 10 जनवरी से कैंपेन शुरू होगा। तो जो 3.5 लाख पार्टी वर्कर्स हैं, ये 10 करोड़ लोगों उन तक जो है अपनी पहुंच को बढ़ाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जब मैं कर रहा था, जब ये आर्टिकल पढ़ रहा था, तो अभी मुझे याद आया कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट इस साल इलेक्शंस में नहीं जाने वाला है, मतलब कहाँ पर लेजिस्लेटिव इलेक्शन नहीं होने वाले हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो 3 में होने वाले होते हैं, 1 में नहीं होता है। या फिर ऐसा पूछ लेते हैं किस राज्य में होने वाले हैं, तो 3 में नहीं होने होते हैं और 1 में होने वाले होते हैं। इस तरह से ऑप्शन बन जाते हैं, 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा, जो 2023 में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हैं ये 9 स्टेट्स में होने वाले हैं। मिजोरम का सबसे लास्ट में होगा, शायद दिसंबर में, हो सकता है जनवरी में भी हो जाए, पर अब तक ये है कि 9 राज्यों में होने वाले हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। ठीक है, तो एक तरह का सेमीफाइनल होने वाला है लोकसभा इलेक्शन से पहले। विच IIT एंड DRDO आर वर्किंग टुगेदर टू डेवलप एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज? उन्नत रक्षा तकनीकों को विकसित करने के लिए कौन सा IIT और DRDO मिलकर काम कर रहे हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास। आपको जानना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT मद्रास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, ये दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं ताकि एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा सके। तो IIT मद्रास का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसका नाम है DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया रामानुजम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये जो नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी नीड्स है हमारे देश को, तो उससे संबंधित रिसर्च प्रोसेस अपना चला रहा है। आपको बता दें, जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना IIT मद्रास का, इसको DRDO द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और अब इसको IIT मद्रास ने टेक ओवर कर लिया है। साथ ही आपको जानना चाहिए DRDO ने 1 जनवरी 2023 को अपना 65th फाउंडेशन डे भी मनाया है। Who will head the committee to discuss measures to protect Ladakh's unique culture, language and employment? लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार संरक्षण उपायों पर चर्चा करने वाली समिति का प्रमुख कौन होगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, नित्यानंद राय। तो आपको ये जानना चाहिए, सेंटर ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है ताकि जो लद्दाख का यूनिक कल्चर है, लैंग्वेज है, एम्प्लॉयमेंट है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उससे संबंधित क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये कमेटी उस बारे में बताएगी। तो 17 मेंबर कमेटी है ये, और इसकी चेयरमैनशिप कौन करेंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय। तो जैसे कि मैंने बताया, राज्य की जो लैंड है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़
जनरेट की जा सकती हैं। और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स ऑफ ले एंड कारगिल को किस तरह से एम्पावर किया जा सके, इससे संबंधित इनपुट से कमेटी देगी। नेम द भारत पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु हैज़ स्टेप्ड डाउन। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने पद छोड़ दिया है। सही आंसर ऑप्शन बी है, सुहेल समीर। तो देखिए भारत पे सिकोया बैक्ड फर्म है। अच्छा, जब यहाँ किसी उसके आगे लिखा रहता है जैसे वॉलमार्ट बैक्ड फ्लिपकार्ट, इस तरह से लिखा रहता है ना, या फिर जैसे लिखा है सिकोया बैक्ड फर्म, इसका मतलब ये इन्वेस्टर्स हैं, इसमें काफ़ी पैसा इन लोगों ने लगाया हुआ है, एंजल इन्वेस्टर्स या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं इनको। तो ये मतलब होता है। तो भारत पे के जो सीईओ है सुहेल समीर, इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया है। और इनके बदले जो भारत पे के करंट सीएफओ हैं नलीन नेगी, इन्हें इंटरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। विच बैंक हैज़ टाइड अप विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर अ नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल एप्लीकेशन। किस बैंक ने अगली पीढ़ी के मोबाइल एप्लीकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, यस बैंक। तो आपको जानना चाहिए यस बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है ताकि नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की जा सके। तो माइक्रोसॉफ्ट का एजूर प्लेटफॉर्म है, तो इसी को उपयोग करते हुए जो है एक ऐप क्रिएट की जाएगी जो कि कस्टमर सर्विसेज ऑफर करेगी, ऑनलाइन पेमेंट, शॉपिंग, रिवार्ड्स, ऑफर्स, ये सभी। साथ ही HDFC बैंक ने भी सेम टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो इसका एप्लीकेशन पोर्टफोलियो है और डेटा लैंडस्केप है उसको मॉडर्नाइज करने का कार्य किया जाएगा। What will अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस बी रीनेम्ड एज। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अक्षरधाम एक्सप्रेस। तो जानेगा रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है, ये अनाउंस किया है कि गुजरात की जो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है इसको रीनेम किया जाएगा, इसका नाम रखा जाएगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। आपको जानना चाहिए ये जो ट्रेन है ये दिल्ली और अहमदाबाद दोनों ही शहरों में अक्षरधाम टेम्पल से इनको कनेक्ट करती है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। हु टुक ओवर चार्ज एज चेयरमैन ऑफ एटॉमी एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। आंसर दिनेश कुमार शुक्ला। पार्लियामेंट हैज ऑथराइज्ड गवर्नमेंट टू स्पेंड एडिशनल ₹3.25 lakh crore in fiscal year 23. Which bank in partnership with Business Next won IBSI Global FinTech Innovation Award? RBL Bank. Rajnath Singh inaugurated the 90th annual pilgrimage of Sevagiri Mutt in Varkala, Thiruvananthapuram, Kerala. Based upon which theme the Union Minister Anurag Thakur unveiled official Government of India calendar for 2023? Answer is Naya Varsh Naya Sankalp. Which anniversary of Indusly developed payment application Bheem was celebrated on December 30, 2022? Answer is 6th. With 132.34 metric tons of gold purchase, which central bank emerged as the largest buyer of the yellow metal among central banks between April 2020 and September 2022? Answer is Reserve Bank of India. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। देखिए एक मैसेज आया था मेरे पास, ये अभिषेक शर्मा नाम से ही एक एस्पिरेंट, टेलीग्राम पर भी आया था मैसेज और इन्होंने पोस्ट पर भी यूट्यूब पर भी कमेंट किया हुआ था। तो RRB कलर में इनका सिलेक्शन हो गया। 34.5 स्कोर किया इन्होंने GA में, जो कि बहुत ही शानदार स्कोर है, तो इनको बधाई। एक्चुअली जब इनका पेपर हुआ था तब भी इन्होंने मैसेज किया था कि पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है और अब इनका सिलेक्शन हो गया है। तो आप फॉलो करते रहिए, बार बार पढ़िए। देखिए करंट अफेयर बहुत वास्ट है ना, एक चीज़ आप पढ़ेंगे कल को भूल जाएंगे, बार बार रिवाइज कीजिए और अपने सोर्सेज जो हैं लिमिटेड रखिए। ये आपने सबसे ही सुना होगा, सब यही बात बताते हैं, मैं भी यही बात बता रहा हूँ, क्योंकि फॉलो बहुत कम करते हैं इस चीज़ को। सोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए, एक चीज़ को कई बार आप पढ़िए, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, जो आसान क्वेश्चन है वही गलत हो जाते हैं एग्जाम में। विच टाइप ऑफ फेस्टिवल इज़ विरासत? What percentage of the 10,000 स्क्वायर किलोमीटर सुंदरबंस फॉरेस्ट लाइज इन इंडिया? और एक बात याद रखिएगा, जब हमने देखा मान लीजिए किसी पिछले कोई एग्ज़ाम हुआ बैंक का, उसमें कोई क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन मतलब टफ था थोड़ा, वो आपने पढ़ा नहीं था, करंट अफेयर से संबंधित भी नहीं था, वो कुछ और ही था, तो आप उसी लाइन में चले जाते हैं कि मुझे और एक्स्ट्रा देखना है
वो एक्स्ट्रा इस बार आएगा या नहीं आएगा, उसके चक्कर में आप अपना जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी भूल रहे हैं। जो बेसिक करंट अफेयर है वो तो पढ़िए, उस एक्स्ट्रा के चक्कर में नहीं मत जाइए, वो आपका टाइम ही वेस्ट करेगा। अब किसी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता कि 40 क्वेश्चन आए, 50 क्वेश्चन आए, वो सभी बिल्कुल जो है माइंड से बाहर के थे, ऐसा नहीं होता है ना। 15 से 20 क्वेश्चन सिंपल करंट अफेयर के भी होते हैं। Which state's MLA Lakshman Jagtap passed away recently, who has become the first Indian woman to win a medal at World Blitz Chess Championships, who has become only the third Indian and second Indian female to win a medal at FIDE World Rapid Championships. When is the birth anniversary of the first female teacher in modern India, Savitribai Phule, celebrated? REC Limited, a Maharatna company under the Ministry of Power Government of India, organized Bijli Utsav in which state? Pope Emeritus Benedict XVI, who was first pontiff in 600 years to resign from the job, died recently. He had stunned the world by announcing his resignation in which year? तो इन 8 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिएगा, फिर से रिक्वेस्ट है आपसे। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट पेजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।